राणा लाखा के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे। उसके बाद जो मेवाड़ में गुहिल वंश में बात कर रहे थे हम, तो राणा लाखा इसका शासनकाल जो हुआ है वो रहता है, इसका शासनकाल 1382 से और 1421 तक। और इसका शॉर्ट नाम था लक्ष्य सिंह, इसका नाम रहता है राणा लाखा का। उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा लाखा के शासनकाल में क्या क्या याद रखने योग्य बातें हैं। तो राणा लाखा के शासनकाल में जो थी वो जावर, जावर में जो एक स्थान पड़ता है, जावर कहाँ पर, उदयपुर में। यहाँ पर चांदी की खानें निकलती है साहब, चांदी की खानें। राणा लाखा के समय ही चांदी की खानें निकलती है, कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में चांदी की खानें निकलते तो मेवाड़ इकोनॉमिक सोर्स तैयार हुए, तो मेवाड़ आर्थिक रूप से भी मजबूत होता जा रहा था। और लाखा के समय चांदी की खानें निकलती है तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और उसके अलावा हम बात करें आगे तो पिछोला। अब पिछोला का क्या है कि एक समय की बात है कि सुबह प्रातः काल का समय था और राणा लाखा बैठे हुए थे ऐसे, तभी एक नट आता है और नट आते ही राणा लाखा से कहता है कि राजा, जो इनका नट जो खेल दिखाते हैं कि दोनों तरफ बांस की पिलर बना के और उसमें रस्सी लगाकर और उसमें चलते थे, ये उनका व्यवसाय हुआ करता था नटों का। तो राणा लाखा से कहता है कि मैं बहुत अच्छा खेल दिखाता हूँ। राणा लाखा ने कहा कि ऐसा कैसा खेल कि सभी दिखाते, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। तभी वो कहता है कि नट, नट की पत्नी नटनी, कि मेरी जो नटनी है वो ऐसा खेल भी दिखा सकती है, मतलब कि वो पिछोला पार कर सकती है इस, कि इधर पिल्लर उधर पिल्लर बीच में रस्सी, अब उस रस्सी पे चल सकती है, कहाँ पर, पिछोला। अब पिछोला छोटी मोटी झील तो हुआ ही नहीं करती थी। तो राणा लाखा कहते कि अरे कोई सुबह सुबह मैं मिला तेरे को बनाने के लिए। तभी जो नट था उसने कहा कि देख लेना राजा जी आप तो। ठीक है, राणा लाखा उस पर विश्वास कर लेता है कि ठीक है, और पर हम पिछोला पार कर देगी नटनी, पर मुझे इससे क्या मिलेगा। राणा लाखा जोशी जोश में कहता है आधा मेवाड़ तेरा, आधा मेवाड़ तेरा, ऐसे सोचता है। तभी दूर दूर से लोग देखने आते दृश्य, तारीख समय सब डिसाइड हो जाता है, तो लोग आते हैं देखने। और उसके बाद देखते हैं कि नटनी, नट, मंत्री, सामंत, प्रजा, सब लोग वहां पर बैठते हैं। और नटनी जो रहती हैं वो पिछोला को पार करती है। और कहा जाता है कि नटनी आधी पिछोला से भी ज्यादा पार कर चुकी थी। और लोग उत्साहवर्धन बढ़ा रहे थे उसका, यस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, जिसमें पिछोला पार हो जाएगी। तो जो राणा लाखा था, इसके जो मंत्री थे वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और राणा लाखा को दुख हो रहा था कि गया आधा साम्राज्य गया, ऐसे सोचा। तो जो मंत्री थे वो हंस रहे थे, उनको भी प्रसन्नता हो रही थी। तब राणा लाखा उनकी तरफ देखता है कि ये क्या, तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो, मेरा आधा राज्य जाएगा तो तुम भी आधा स्टाफ रह जाओगे, तुम्हारे भी पद हो जाएंगे, तुम भी बेरोजगार रह जाओगे। तभी एक मंत्री एक योजना सोचता है और राणा लाखा कहता है कि इसको रोको, किसको, नटने को, नहीं तो अगर इसने पिछोला पार कर दी तो अपने हाथ से आधा मेवाड़ चल जाएगा। तभी एक मंत्री का दिमाग चलता है और वो क्या करता है कि नटने का एक छोटा बेटा था उसको बुलाता है और उसके एक मारता है। एक मारते वो रोने लगता है। अब जैसे वो रोने की चिल्लाने की आवाज आती है और नटनी जैसे रस्सी पे चलती है तो उसका ध्यान हट जाता है वहीं से, क्योंकि ध्यान केंद्रित करके ही वो लोग ये काम किया जाता था उनका। तो उसका जैसे ध्यान इधर हुआ और नटनी
गिर जाती है पिछोला में। अब नटने गिरते ही और राणा लाखा प्रसन्न हो जाता है कि मैं शर्त जीत गया। तभी जो नट रहता है वो कहता है कि राजा जी, आप तो शर्त जीत गए पर मेरा तो परिवार ही खत्म हो गया। तो जो राणा लाखा है वो कहते हैं नट से कि यहाँ पर नटने का चबूतरा बना देते हैं। किसका? नटने का चबूतरा। कहाँ पर? पिछोला झील में। अब पिछोला झील में क्या है, नटने का चबूतरा बना देते उसके किनारे पे ही आगे, और उसके बाद उसका एक जो अभिलेख लिखा देते हैं कि ठीक है सब। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये पिछोला झील है, इसका निर्माण किसने कराया? तो पिछोला झील जो एक घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे, घुमक्कड़ उनको बोलते थे बंजारे। तो एक चित्तरमल नामक एक बंजारा हुआ करता था। वो पहले जो व्यापारी थे वो घूम कर ही व्यापार करते थे। 2 दिन उस गांव में रुक गए, वहां पर कुछ बेचा, फिर उसके बाद 2-4 दिन दूसरे गांव में रुक गए, ऐसे घूम घूम के व्यापार करते थे। तो उसको घुमक्कड़ व्यापारी बोल सकते हैं अपन। तो पहले के लोग धर्म पुण्य का काम करते थे, और धर्म पुण्य का काम राजस्थान में इससे ज्यादा क्या होगा कि यहाँ पर एक झील बनवाई उसने। तो वो झील का निर्माण जो कराता है पिछोला का, वो कराता है बंजारा। और बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, उनको बंजारे कहा जाता है। तो वो झील के निर्माण करवाता है। और सर्वप्रथम जो व्यापार किया जाता था इन घुमक्कड़ व्यापारियों के द्वारा, वो नमक का किया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें बेचने लग गए, है ना। तो ऐसा पिछोला झील का निर्माण करवा देता है ये कौन? वो घुमक्कड़ व्यापारी। और उसके बाद जो पिछोला झील का निर्माण करवाने के बाद कहा जाता है कि जो व्यापारी लोग रहते हैं वो धर्म पुण्य का काम ज्यादा ही करते हैं। और अपन अभी वर्तमान में भी देखते हैं कि सेठ नाथूलाल की हवेली, धर्मशाला, प्याऊ हो, पानी पीने की जो व्यवस्था है, आज भी जो सेठ लोग रहते हैं, व्यापारी लोग रहते हैं, वो आज भी धर्म पुण्य का काम करते हैं। ऐसे ही जो उस जमाने में एक बंजारा था व्यापारी। तो वो व्यवसाय करने आया था मेवाड़ क्षेत्र में, और मैं व्यवसाय करने आया तो उसी समय वो देखता है। और उसके अलावा वो वहां पर झील का निर्माण करवा देता है। तो व्यापारियों के लिए ये छोटा मोटा काम था। और उसके अलावा उसने राजस्थान में पानी की भी कमी हुआ करती थी, और आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में, इसलिए वो पिछोला झील बनवा देता है। ठीक है। और यहाँ पर नटने का चबूतरा स्थित है, और बहुत अच्छी झील है पिछोला झील वहां पर। उसके बाद हम आगे बात करें तो कुंभाहाड़ा। अब कुंभाहाड़ा का क्या रहता है सिस्टम, कि कुंभाहाड़ा जो था कि राणा लाखा अपना विवाह करता है कहाँ पर? बूंदी में। अब बूंदी में अपना विवाह करता है कौन? राणा लाखा। राणा लाखा बूंदी में विवाह करता है किससे? हाड़ा चौहान हुआ करते थे बूंदी में उस समय। तो विवाह करता है किससे? हाड़ा चौहान, तो उनकी रानी हाड़ी रानी। ठीक है, हाड़ी रानी से विवाह कर लेता है कौन? कुंभाहाड़ा। नहीं सॉरी, राणा लाखा विवाह कर लेता है किससे? हाड़ी हाड़ी रानी से। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हाड़ी रानी मेवाड़ में आती है, उसके दूसरे दिन राणा लाखा जाता है हाड़ी रानी के पास भोजन करने शाम को। तो नया नया विवाह हुआ उस समय। हाड़ी रानी से लाखा पूछता है कि कैसा लगा हमारा मेवाड़ साम्राज्य। तो हाड़ी रानी कहती है हाँ ठीक है, पर हमारा बूंदी तो बूंदी है, ऐसे कहती है। राणा लाखा को गुस्सा आ जाता है, कैसे कैसे कह रही है आप? मेवाड़ की बुराई कर रही है ये तो। क्योंकि कहा जाता है कि
नया नया विवाह होता है या कुछ भी हो, तो लड़कियों को अपना पियर ही अच्छा लगता है, कैसा भी हो। तो हाड़ी रानी जो थी वो ऐसे कहती थी राणा लाखा को, और लाखा नाराज हो जाता है और उससे फिर जैसे खाना खाने लगा राणा राणा लाखा, और उससे पहले उससे एक बार वो पूछा कि अब तो बताओ मेवाड़ सुंदर है कि नहीं है। कि मेवाड़ भी ये सुंदर, राणा लखन का इधर पद्मिनी महल था और इधर रतन सिंह का महल है, इधर ये है वो है, मेवाड़ का ये इतिहास बता रहा था उसको। नया नया विवाह हुआ, वो कह देती है ठीक है मेवाड़ भी, पर हमारे बूंदी जैसा तो नहीं है। तो उसी समय राणा लाखा क्रोधित हो जाते, गुस्सा हो जाता है और अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है कि सेना तैयार करो। मंत्री पूछता है क्यों राजा जी, ऐसा तत्कालीन काम, ऐसा क्या हो गया है कि अपन बूंदी पे आक्रमण करेंगे। मंत्री कहता है, सेनापति कहते हैं कि ऐसे कैसे, कल तो अपन तोरण मार के आए थे, आज तलवारें मारेंगे क्या जाके, ऐसे समझाते हैं। राणा लाखा कहता है कि हमारी जो हाड़ी रानी है उनको बूंदी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बूंदी को ही नष्ट कर दूंगा, तो फिर उसके बाद मेवाड़ से अच्छा कौन होगा, ऐसे सोचता है। कौन? राणा लाखा। उसके बाद उसको सैनिक सामंत समझाते हैं कि राणा जी बूंदी तो छोटी मोटी चीज है, अपन कब भी आक्रमण कर देंगे। और राणा लाखा ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूंगा जब बूंदी नष्ट होगा। ठीक है, बूंदी का दुर्ग नष्ट होगा। तभी सैनिक सामंत समझाते हैं कि राणा जी आपने प्रतिज्ञा कर ली, अब इसके अलावा एक ऐसा करो कि अपन एक नकली बूंदी का दुर्ग बना लेते हैं, तारागढ़ जो बाहर, उसको आप नष्ट कर देना, फिर उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण कर लेना और सब बात की बात देखेंगे अपन, कभी जाके 2 4 6 महीने में बूंदी पे आक्रमण कर देंगे, नष्ट कर देंगे बूंदी को। ठीक है, राणा लाखा कहता है जो भी करना है भाई करो, भूख लग रही है मेरे को तो, क्योंकि अंजल की प्रतिज्ञा ली थी राणा लाखा ने। और उसके बाद जो सैनिक सामंत रहते हैं वो नकली तारागढ़ बूंदी का दुर्ग बनवा देते हैं, और उसके बाद दुर्ग बनाते हैं। उसके बाद वही आन बान शान से राणा लाखा सेना तैयार करता है, घोड़े हाथी सब सेनापति सब का तैयार है, सब कहाँ राजा जी तैयार है। उसके बाद राणा लाखा से एक सामंत रहता है, वो कहता है कि राणा जी एक तीर लगा दो आप सीधा, जिसमें नष्ट हो जाएगा ये। तो उसके बाद राणा लाखा जैसे तीर लगाने आता है, और उसके बाद उधर से जो महल था वो एक रूम एक कमरा, वहां से नकली बूंदी से एक तीर आया, उधर से तीर की बौछारें होती है। राणा लाखा कहता है अपने सैनिकों से, देखो रे देखो कौन है ये, किधर से तीर छोड़ रहा है। तभी सैनिक उसका जो साला था, कौन, राणा लाखा का कुंभाहाड़ा। अब कुंभाहाड़ा था, कुंभाहाड़ा मात्र 13 14 वर्ष का था, और वो कहता है कि इस नकली तारागढ़ को नष्ट करने से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और नकली हो या असली हो, और हमारा दुर्ग है हमारा किला है, तो उसको आप इतनी आसानी से नहीं नष्ट करते हैं। उसके बाद जो कुंभाहाड़ा था वो हाड़ी रानी का भाई था। पहले से परंपरा हुआ करती थी कि विवाह के बाद जो विवाह होता था किसी भी, तो उसका भाई या बहन उसके साथ ससुराल में जाते थे, 2 4 दिन रहते थे, कपड़े वपड़े ले लुआ के मस्त, फिर उसके बाद वापिस आ जाते थे। तो ऐसी परंपरा हुआ करती थी। तो जो हाड़ी रानी थी उसके साथ उसका भाई कुंभाहाड़ा गया था साथ में विवाह के बाद। तो जाते ही फिर उसके बाद कुंभाहाड़ा को समझाते हैं, डेयरी मिल्क देते हैं, जैसे भी 13 14 साल का छोटा बालक था। अंसाबाई भी समझाती है कि भाई ये जो कर रहे करने दे, वो नट जाता है, बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं ऐसे कैसे तुम तारागढ़ बूंदी को नष्ट करोगे। तभी जो राणा लाखा है वो कुंभाहाड़ा को मृत्यु दंड दे देते हैं, मार देते हैं वहीं। उसके बाद जो राणा लाखा की प्रतिज्ञा थी, और उससे तीर चलाते हैं और जो बूंदी का दुर्ग है उसको नष्ट कर देते हैं बूंदी को, और उसकी बाद प्रतिज्ञा पूरी कर देते हैं। तो बूंदी के ऐसे शासक हुए हैं, एक ऐसा योद्धा कुंभाहाड़ा जिसको इतिहास में नाम लिया जाता है, उसका उसको मात्र 13 14 वर्ष की आयु में, मात्र
14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष की आयु थी इसकी। कितनी? 14 वर्ष का बालक था एक ये। तो एक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान के इसने अपनी जान कुर्बानी करी, इसलिए कि नकली हो या असली हो, पर मेरा तारागढ़, मेरा बूंदी तो बूंदी है। ऐसे ये अपने जिया जी से पंगा लेता है, और उसके बाद जो तारागढ़ है वो नष्ट रहता है। और उसके बाद ये, और हम आगे बात करें तो कुंभाहाड़ा का ये वर्णन रहता है। और हम बात करें आगे हंसाबाई। हंसाबाई की भी एक थोड़ी सी कहानी है कि हंसाबाई के क्या होता है कि मेवाड़ जो था उसका शासक कौन था? राणा लाखा। राणा लाखा, ठीक है। अब राणा लाखे के जो पुत्र था उसका नाम था चुंडा। क्या नाम था? चुंडा। अब चुंडा था, उसके बाद इधर एक मारवाड़ का शासक था उस समय, उसका नाम था, ये है मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़, और इधर ये मारवाड़। मेवाड़ मारवाड़। अब यहाँ का जो शासक था उस समय, तो वो भी था चुंडा। अब इस चुंडा के पुत्र था रणमल, और एक पुत्री थी हंसाबाई। ठीक है। और तो जो मारवाड़ का शासक था कौन? चुंडा। अब ये चुंडा जो था इससे रणमल से बोलता है कि जा बेटा, कहाँ जा? मेवाड़ साम्राज्य में जा। और वहां का जो शासक था कौन? राणा लाखा। राणा लाखे के पुत्र कौन सा था? चुंडा। कि अपनी जो बेटी है पुत्री हंसाबाई, कौन थी? हंसाबाई, कि इसका विवाह किसके साथ कर दें? चुंडा के साथ। ठीक है। तो चुंडा के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं कौन? यहाँ के शासक जो चुंडा थे, रणमल। रणमल अपनी बहन हंसाबाई था, हंसाबाई थी, इसका विवाह का प्रस्ताव भेजती है। अब विवाह का प्रस्ताव भेजते तो उस समय जो जाया करते थे विवाह का प्रस्ताव लेकर पंडित जी, और उसके अलावा 2-3 सामंत सैनिक, ऐसे 5-6 जने जाया करते थे जमीन में। तो राणा लाखा का एक दिन दरबार लग रहा था। ये लोग आते ही मारवाड़ से, कहाँ पे? मेवाड़। उस समय आते ही राणा लाखा का दरबार लग रहा। राणा लाखा का दरबार लग रहा, उसमें सामंत सैनिक और ये राव चुंडा सब बैठे हुए थे। इसका पुत्र बैठते हैं, ये सब बैठे हुए रहते, तभी एक दूत आता है, और दूत आके कहता है कि साहब, मारवाड़ से एक संदेश आया है। राणा लाखा कहता है कि कौन आया संदेश में, कि उनको भेजो। अब जैसे भरी सभा में मारवाड़ के जो उन्होंने भेजा था रणमल ने, पंडित जी, वो आए और बोले कि साहब हम नारियल लेके आए। अब नारियल लेके आना उस समय ये था कि लड़की के लिए जो रिश्ता लेके आना। तो राणा लाखा प्रसन्न होता है और कहता है कि हमारी ऐसी उम्र, समथिंग 64 वर्ष का था राणा लाखा उस उम्र में, हमारी इस उम्र में भी रिश्ते आ रहे, देख लो। ऐसे ऐसे कहता है कौन? राणा लाखा। और अपने सैनिक सामंत जो थे, पूरी भरी सभा हंसने लगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई यार, अपन ने राव चुंडा का नाम नहीं लिया, ये तो खुद ही स्वयं ही समझने लग गया। कौन? राणा लाखा। रिश्ता किसके लिए आया था? चुंडा के लिए। तो कहा जाता है कि वो जो पंडित जी थे वो कहते हैं कि ये जो प्रस्ताव लाया मैं विवाह का, वो मारवाड़ के राजा ने राव चुंडा के लिए भेजा है। तभी फिर सब चुप माहौल। फिर उसके बाद जो राव चुंडा रहता है वो कहता है कि मैं ये विवाह नहीं करूंगा। कि क्यों? कि मैं इसलिए नहीं करूंगा कि इस विवाह के प्रति मेरे पिताजी ने इच्छा जाहिर की, और ऐसा पुत्र था बिल्कुल ये कि अपने पिता का मान सम्मान रखने वाला। और कहता है कि जो हंसाबाई थी, कहाँ की? मारवाड़ की, इनका विवाह किससे होगा? राणा लाखा से ही होगा। राव चुंडा मना कर देता है कि मैं तो इसको मम्मी मान ली मैंने तो। ठीक है साहब। तभी कहते हैं कि ये विवाह तो कर देंगे, पर जो शासक होगा
राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पर जो शासक होगा, अब क्योंकि राणा लाखा के पुत्र कौन था? चुंडा। तो चुंडा के जाने के बाद कौन बनेगा? सॉरी, लाखा के जाने के बाद कौन बनेगा? चुंडा शासक बनेगा। तो चुंडा शासक न बनकर कौन बनेगा? तो वो हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र होगा वो यहाँ का शासक बनेगा। तभी ये ऐसी शर्त रखी सामने वालों ने, और चुंडा हाँ कर देता है कि ठीक है, जो राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा उसका मैं संरक्षण करूंगा। कौन कहता है? चुंडा बोलता है ये बात। और उसके बाद राव चुंडा एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आजीवन जो है साम्राज्य रहेगा मेवाड़ का, यहाँ का शासक नहीं बनूंगा, और जो हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न होगा उसको यहाँ का शासक बनाऊंगा, उसका संरक्षण प्रदान करूंगा बड़े भाई की तरह, और उसको ही शासक बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है और विवाह भी न करने की प्रतिज्ञा करता है। तभी जो वो थे कौन, मारवाड़ से आए हुए थे, उनको गए रणमल के पास गए, पूरी कहानी सुनाई कि भाई ऐसे ऐसा हुआ। रणमल अपने पिताजी के पास प्रस्ताव भेज देता है कि भाई ऐसे रहा, किसके साथ शादी का प्रस्ताव फिक्स हुआ कि राणा लाखा के साथ। ये किसके साथ करना चाहते थे? चुंडा के साथ। पर वहां जाते तो सब अलट पलट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये हो जाता है, और फिर हंसाबाई का विवाह जो था वो किसके साथ किया जाता है? राणा लाखा के साथ। क्या हो जाता है इनका? विवाह। ठीक है, इनका विवाह हो जाता है। अब विवाह के पश्चात इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कुछ समय जो हंसाबाई थी वो 18-19 वर्ष की थी मात्र, और ये जो था लाखा, ये कितने वर्ष का था? समथिंग 64 वर्ष का, ऐसे कुछ बताते हैं। तो इस एज में विवाह कर लेता है कौन? राणा लाखा। और अपना विवाह होने के पश्चात ये मेवाड़ में जाते। कुछ समय बाद राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है, और राणा लाखा की मृत्यु के होने के बाद राणा लाखा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, और उस वो था हंसाबाई, और राणा लाखा से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था मोकल। मोकल नाम का एक पुत्र होता है। और उसके बाद राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात अब मेवाड़ साम्राज्य का शासक कौन? मोकल। चुंडा ने तो प्रतिज्ञा ले ही रखी थी, तो चुंडा वहां का संरक्षण बनकर और मेवाड़ साम्राज्य को देखता था, वहां का जो राज कार्य रहता है उसको संभालता था, सैनिक सामंतों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसे। जनता भी बहुत प्रसन्न थी उसके, बहुत अच्छा शासन काल था, क्योंकि मोकल छोटा था। तो राजा तो कौन? मोकल। और उसके बाद जो सेकंड नंबर की स्टेप रहती है संरक्षण जो था वो था चुंडा। तो उसी समय जो इनके शर्त लगी थी, तो सैनिक सामंतों ने उसी समय कहा था कि जो राजा के पास दूसरी जो पोस्ट रहती है वो किसको देंगे? चुंडा को देंगे। तो मेवाड़ साम्राज्य में एक ठिकाना हुआ करता था सलुम्बर। कौन सा सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था? सलुम्बर। अब ये सलुम्बर कहां पर? उदयपुर में, वर्तमान उदयपुर में पड़ता है सलुम्बर। तो ये मेवाड़ में एक सलुम्बर ठिकाना हुआ करता था। तो यहाँ का जो शासक था वो किसको बना दिया? चुंडा को बना दिया, सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। तो मेवाड़ में टोटल कितने ठिकाने थे? मतलब तो वो थे 14। उनमें से कितने सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर, जहाँ का शासक किसको बना दिया? चुंडा को बना दिया। अब चुंडा को शासक बनाने के पश्चात वहां का जागीरदार, और कहा कि जब भी मेवाड़ में युद्ध होगा तो सलुम्बर वाले सेना लेकर आएंगे, और सेनापति जो रहेगा वो कौन रहेगा? चुंडा के वंशज, आने वाली जो पीढ़ी वो रहेंगे। और चुंडा ने ऐसी बात नहीं है कि विवाह नहीं किया, चुंडा ने विवाह किया था, पर जो विवाह करने की मना करता है वो किससे करता है? हंसाबाई से। तो चुंडा के जो वंशज रहेंगे वही सलुम्बर जो ठिकाना है इनका, वहां के वही शासक रहेंगे, और जो आगे चलेगी सेना उसका नेतृत्व करेंगे। और उसके बाद जैसे कोई मेवाड़ का शासक थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कहीं यात्रा पे जाता है, या फिर वो कहीं बाहर जाता है, तो मेवाड़ साम्राज्य का नेतृत्व कौन करेंगे? तो सलुम्बर जो ठिकाना था यहाँ के शासक ही मेवाड़ साम्राज्य को संभालेंगे बाद में, ये कहा। ठीक है, तो राव चुंडा
संरक्षण करता है और मेवाड़ साम्राज्य को संभालता है। धीरे धीरे मोकल भी बड़ा हो जाता है। अब जैसे चुंडा का प्रभाव बढ़ता है मेवाड़ साम्राज्य में, तो हंसाबाई के दिमाग में गलतफहमी आती है कि क्यों ना हो ये चुंडा ही एक दिन शासक बन जाएगा और मेरे पुत्र को तो नहीं बनने देगा। तो एक दिन चुंडा को बुलाती है हंसाबाई और कहती है कि आप मेरे पुत्र को डांटते क्यों हो, ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, ये वो बातें सुनाती है उसको। तो चुंडा ने कहा कि आपके ऊपर मेरे ऊपर शक है। हंसाबाई कहती है श्योरिटी, 100% शक है तुम्हारे ऊपर। तभी चुंडा इससे नाराज हो जाता है और चुंडा जो नाराज होकर जाता है वो मारवाड़ में चल जाता है। और मारवाड़ में जाने के पश्चात चुंडा चुंडा मालवा चल जाता है। और मालवा में जाने के पश्चात वहां का एक शासक हुआ करता था होशंग, उसकी शरण में करता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहां भी कर लेंगे, करना तो काम ही। तो मेवाड़ छोड़कर चुंडा कहाँ चल जाता है, मालवा। और वहां पर जो मेवाड़ साम्राज्य था, अब उसको कौन संभाले, तो अपने भाई को पत्र लिखती है, किसको, रणमल को। और रणमल से कहती है कि भाई तू आ जा यार, तू फिर ये। तो जो रणमल रहता है वो मेवाड़ में आ जाता है अपनी बहन हंसाबाई के बुलाने के बाद। और मेवाड़ का जो साम्राज्य है वो अब कौन देखने लग गया चुंडा की जगह, रणमल। अब रणमल देखता है वहां का मेवाड़ साम्राज्य का जो भी शासन मैनेजमेंट जो भी है व्यवस्था है सब वो देखता है। मोकल तो छोटा था। तभी धीरे 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 चलता रहता है शासनकाल। और शासनकाल चलने के पश्चात रणमल भी सब सेट करके और वापिस मारवाड़ चल जाता है। मारवाड़ में उसके पिता चुंडा की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो रणमल था वो अपनी बहन हंसाबाई से कहते हैं कि मैं अपनी सेना को, मेवाड़ से थोड़ी सेना चाहिए मेरे को। क्यों, कि अपने जो पिताजी थे वो किसी और दूसरे भाई को शासक बना के चल गए, इसलिए उसको हराकर मारवाड़ साम्राज्य में मेरा आधिपत्य स्थापित करना चाहता। हंसाबाई कहती है ले जा सेना, जा कर युद्ध। उसी समय मेवाड़ से सेना ले जाकर मेवाड़ सेना की सहायता से और जो रणमल रहता है वो युद्ध करता है और युद्ध में विजय रहता है और इसका भाई था उसको हराकर और वहां पर अपना शासनाधिपत्य स्थापित करता है। उसके बाद रणमल जो था मारवाड़ का शासक बन जाता है। इधर मेवाड़ में भी उसकी नजर रहती है। तो उसके बाद इस तरह की घटना होती है। और जो चुंडा था वो मालवा में है ही सही, होशंग शाह की शरण में। तो ये राणा लाखा के शासनकाल में कुछ प्रमुख बातें होती है। अब आपने अगले शासक की बात करें तो वह है राणा मोकल, जो राणा लाखा का पुत्र था वो शासक बनता है अगला। उसके बारे में हम बात करें तो राणा मोकल, और राणा मोकल का शासनकाल 1421 से और 1433 रहता है। राणा मोकल के प्रशासन पर उसकी मां हंसाबाई और मामा था रणमल, उनका प्रभाव देखने को मिला। अपन ने अभी बात की थी कि रणमल जो था उसके संरक्षण बनकर चुंडा के जाने के बाद उसको गाइडलाइन करता था कि भाई ऐसे करो वैसे करो। और मेवाड़ साम्राज्य में भी अपना जो था आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। हंसाबाई ने मोकल के बड़े भाई राव चुंडा पर राणा मोकल की हत्या का संदेह किया। उसने सोचा कि एक दिन ये मेरे पुत्र मोकल को मारकर मेवाड़ साम्राज्य का शासक बन जाए, इसलिए इसे गलतफहमी तो आ गई उसके। तो संदेह जताता है और इस कारण राव चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला जाता है। और कहां पर जाता है, होशंग शाह की शरण में चल जाता है। अपने को काम करना है, मेवाड़ में करो, मालवा में करो, कहीं भी करो, ठीक है। उसके बाद राणा मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा जो पड़ता है भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर का शासक था कौन, फिरोज खां, उसको पराजित किया था। 1428 में एक युद्ध होता है और राणा मोकल बड़े होते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद जो नेतृत्व करते हैं और फिरोज खां जो शासक था उसको पराजित किया और अपना जो शासन था और अपनी मेवाड़ की सीमा थी उसको आगे बढ़ाते जाते थे, विस्तार करते जाते थे कौन, राणा मोकल। उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा मोकल ने 1429 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में स्थित त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर था
उसका जीर्णोद्धार करवाता है। कौन करवाता है? तो वो करवाता है मोकल। और तब से ही इस मंदिर का नाम क्या पड़ता है? मोकल का मंदिर। और समिधेश्वर, समिधेश्वर जो मंदिर है इसको कहा जाता है। इसका निर्माण पूर्व जमाने में जो बात की जाए, अपन ने इससे पहले लेक्चर की, तो उसमें शक्ति सिंह था शासक। और उसके समय अनेक प्रकार के जो शासक थे दूसरे, जहाँ उनका अधिकार हो जाता है मेवाड़ में, तो वो मंदिर का निर्माण कराते हैं। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण जो कराता है वो कौन कराता है? मोकल के द्वारा ये निर्माण कराता है। उसके अलावा मोकल ने एक और किया था कि एकलिंग जी। अब एकलिंग जी का मंदिर तो किसने बनाया? बप्पा रावल ने। और ये एकलिंग जी का परकोटा बनवाता है, परकोटा निर्माण करवाता है साहब। परकोटे का निर्माण, आसपास बाउंड्री बनवा देता है। मंदिर जो था एकलिंग जी का, आराध्य मानते थे, एकलिंग जी का मंदिर है, उसके आसपास बाउंड्री जो बनवाता है कौन? राणा मोकल। राणा मोकल की 1433 में जीलवाड़ा, जो उदयपुर राजसमंद कुछ ऐसे क्षेत्र में नामक स्थान पर पड़ता है, वहां पर चाचा वो मेरा द्वारा मेवाड़ के एक सरदार, कौन था? महपा पवार के सहयोग से, और उनकी हत्या कर दी जाती है। जो चाचा और मेरा कौन थे? कि वो क्षेत्र सिंह था, उसकी दासी थी। जो मोकल था वो दासी, मोकल था, उनके एक दासी पुत्र था। और वो दासी पुत्र थे चाचा और मेरा। उनसे थोड़ी पर्सनली थोड़ी दुश्मनी हो गई होगा, बातचीत तू मैं अपन जिसे बोलते हैं वो हो जाती है। और वो इसका बदला लेने के लिए इसकी मोकल की हत्या कर देते 1433 में। और वहाँ का एक सरदार था, उसकी सहायता लेते। कौन था? महपा पवार। महपा पवार की सहायता लेते हैं और मोकल की हत्या लिखती है। और उसके अलावा अपन आगे बात करें तो जो एक अभिलेख भी मिलता है मोकल के समय, किसका अभिलेख? तो श्रृंगी ऋषि थे 1428 में। 1428 ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है, मोकल के समय अभिलेख मिलता है। अब वो उस अभिलेख में है, अनेक चीजों का वर्णन है कि उस अभिलेख में कि ये तुलादान करता था। अभिलेख में मिलता है तुलादान। अब तुलादान क्या करते हैं कि जैसे एक तरफ ये बैठ जाता था और दूसरी तरफ इसके वजन के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के रखकर और अपनी प्रजा में बंटवा देता था, गरीबों को बंटवा देता। जैसे अपन वर्तमान में देखते हैं कि कोई एमएलए एमपी नेता आता है, उसमें अपन केले से तोलते हैं उसको, या जाम फल से, नारियल से, जिससे भी तोलते हैं। ऐसे पुराने जमाने में जो सोना चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उससे इन शासकों का तुलादान किया गया था। कौन? तो राणा मोकल। और उसके बाद इसकी हत्या कर देते चाचा और मेरा। ये कौन थे? दासी पुत्र थे, इसलिए इनकी पर्सनली कोई दुश्मनी होगा, तो इनकी हत्या कर देते। किसकी? राणा मोकल की। और उसके अलावा हम बात करें तो अपन ने राणा लाखा पढ़ा, और आज जो पढ़ा राणा मोकल पढ़ा, किस तरह पिछोला झील का निर्माण हुआ, और कुंभाहाड़ा क्या था, हंसाबाई का क्या रहा वर्णन, और राणा लाखा के समय जो चांदी की खानें मिलती हैं उनका वर्णन बताया कि ये ऐसा एक लक्की मैन ऐसा शासक रहा कि जिसके समय में चांदी की खानें मिलती है। और मेवाड़ जो साम्राज्य था वो इकोनॉमिक दृष्टि से आर्थिक रूप से उठता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। तो अपन आगे की बात, अगले शासक जो चलेगा, मोकल का पुत्र जो था वो है कुंभा। अब कुंभा की बात अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।